प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यवस्थापिका के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने व्यवस्थापिका के पार्ट 1 में व्यवस्थापिका और सरकार के बारे में संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दिया और व्यवस्थापिका के पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका के बारे में बताया। आज हम व्यवस्थापिका जो अपना महत्व खोती जा रही है उसके पीछे क्या कारण है उनकी चर्चा करेंगे। आधुनिक समय में हम वैसे देख ही रहे हैं कि कार्यपालिका अधिक प्रभावशाली होती जा रही है और व्यवस्थापिका अपना महत्व खोती जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं ये मैंने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है। एक एक रीज़न को लेके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला है सरकारी कार्यों की बढ़ती हुई जटिलता और विशेषीकरण। जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं कि आज के युग में विज्ञान और तकनीकी का अत्यधिक विकास हो गया है और मानव से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई, अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हो गई है। मतलब ये कहें कि जो प्रशासनिक समस्याएं हैं सरकार के सामने जो आ रही हैं वो अत्यंत जटिल प्रकृति की हो गई है। आज व्यवस्थापिकाओं द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित व्यवस्थापन संबंधी कार्य करें या विधि निर्माण का कार्य करें, किंतु हम ये देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं जो कि चुनाव के माध्यम से जीत कर संसद तक पहुंचते हैं वो तकनीकी रूप से इतने सभी नहीं, आज के युग में हम ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसे हैं, तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम नहीं होते जो ऐसे जटिल और तकनीकी मामलों के बारे में अपना व्यवस्थापन कार्य कर सके। परिणाम ये होता है कि जो व्यवस्थापिकाएं होती है वो कानून बनाने के लिए जो प्रारंभिक जिम्मेदारी है वो मंत्रियों पर छोड़ देती है, मतलब कार्यपालिका पर छोड़ देती है, या फिर मंत्रियों की अध्यक्षता में कोई विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति बना देती है। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक परिणाम आता है कि जो कानून निर्माण की व्यवस्थापिका की मौलिक जो मुख्य अधिकार या शक्ति है वो कम हो जाती है, सीमित हो जाती है और कार्यपालिका और नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। दूसरा है कार्यभार की अधिकता और समय की कमी। देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका संसद है उसके पास कार्यभार तो बढ़ता जा रहा है और हमारे जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं उनके पास समय की कमी रहती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं और उन्हें अपने जो निर्वाचन का क्षेत्र है वहाँ पर समय समय पर जाकर जनता की समस्याओं के बारे में भी उन्हें जानकारी लेनी होती है। मतलब वो जनसंपर्क के कार्य में अधिक व्यस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें देख रहे हैं कि जो व्यवस्थापन का कार्य है वो प्रभावित होता जा रहा है और व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही हैं। सबसे प्रमुख कारण जो है वो 3rd नंबर का प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था। अब क्या हो रहा है कि जो व्यवस्थापिकाएं हैं वो इन जटिल और तकनीकी मामलों में व्यवस्थापन कार्य करने में अपने आप को असमर्थ से महसूस करने लगी है और जो कानून होते हैं अब उनकी वो केवल मुख्य रूपरेखाएं निर्धारित कर देती हैं और उस कानून को विस्तृत रूप देने का कार्य या उसमें उसके नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को दे देती है। यानी एक तरह से उसे सीमित क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदत्त कर देती है कि हमने इसकी आउटलाइंस बना दी है कानून की, अब इस आउटलाइंस को भरने का काम कार्यपालिका करेगी। इस तरह से वो अपनी जो कानून निर्माण की शक्ति है वो डेलीगेट कर देती है। तो ये तो इसका मौलिक दायित्व था कानून निर्माण करना, लेकिन उसने ऑफिशियली उसको डेलीगेट कर दिया तो निश्चित रूप से इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है। दलीय अनुशासन के कारण भी व्यवस्थापिका का महत्व कम हुआ है, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उसी दल की कार्यपालिका होती है। ऐसी स्थिति में
कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है और व्यवस्थापिका की सभी शक्तियों का न केवल प्रयोग करती है बल्कि उसके नियंत्रण से भी मुक्त हो जाती है कार्यपालिका। अतः इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दलीय अनुशासन की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका के हाथों में कठपुतलियां बनती ही जा रही है। अगला कारण है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेषाधिकार। सभी संसदीय प्रजा शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का यह अधिकार होता है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री और आदेश राष्ट्रपति को से ले सकती है। इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जाती है। इस कारण भी व्यवस्थापिका के महत्व में कमी आई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका की प्रधानता। वर्तमान समय में हम देख ही रहे हैं कि राज्य के दायित्व भिन्न प्रकृति के होते जा रहे हैं और अब हमें विदेशी संबंधों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ रहा है और विदेशी संबंधों के मामलों में व्यवस्थापिका कभी कभी ही अपनी भूमिका निभा पाती है। यह भूमिका भी सब कार्यपालिका के हाथ में चली गई है। विदेशों से संधियाँ, समझौते, इन सब मामलों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से आगे हो गई है और व्यवस्थापिकाएं पिछड़ सी गई हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक राज्य का उदय। अब नकारात्मक भूमिकाओं से निकलकर सरकारें सकारात्मक काम करने लगी है। समाज का बहुमुखी विकास करना इनका दायित्व हो गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका दायित्व है। जनता के समस्याओं का समाधान हो, उन्हें अधिक से अधिक विकास के मौके मिलें, ये सारे काम सरकार के हाथ में आ गए हैं। इस सकारात्मक राज्य की अवधारणा से जनता अब हर समय कार्यपालिका की ओर देखने लगी है और अपनी समस्याओं का समाधान भी वो कार्यपालिका से ही चाहने लगी है। इस तरह से हम वो जब कोई कार्यपालिका मीन्स कोई मंत्री आएगा और मंत्री और सांसद बैठे हैं तो मंत्री की ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है और जनता भी चाहती है कि वो मंत्री से अधिक संपर्क में रहे। अगला है व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का निर्धारण कार्यपालिका द्वारा। जैसे हम देख ही रहे हैं कि व्यवस्थापिका के अधिकांश काम कार्यपालिका अपने हाथ में लेती जा रही है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए, इसकी कार्यसूची क्या हो, इसमें किन विषयों को रखा जाएगा, इन सब का निर्धारण व्यवस्थापिका करती है। इसलिए व्यवस्थापिकाओं पर कार्यपालिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रशासकीय न्याय प्रणाली। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कार्यपालिका न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई है, अपितु जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं उनके कारण न्यायिक क्षेत्र में भी इनका प्रवेश हो गया है। जैसा कि लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेपोटिज्म में कार्यपालिका की इसी नवीन निरंकुशता की ओर संकेत किया है। आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका विधायी और न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य अपने हाथ में लेती जा रही है। अगला है व्यवस्थापिका के प्रभुत्वशाली सदस्य कार्यपालिका में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। जो बहुमत दल के सदस्य होते हैं उन्हीं में से कुछ प्रभुत्वशाली लोगों को कार्यपालिका में ले लिया जाता है। राष्ट्रीय छवि वाले लोगों को जो योग्य होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो व्यवस्थापिका है वो लगभग नेतृत्व विहीन हो जाती है और व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में हर निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखने लगते हैं। व्यवस्थापिका की इस स्थिति ने उसे एक
महत्वहीन सा बना दिया है, क्योंकि जो व्यवस्थापिका के जितने भी टैलेंटेड पर्सन्स कह सकते हैं, वो राष्ट्रीय छवि वाले नेता होते हैं, वो सब कार्यपालिका में चले जाते हैं। उन्हें मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री कैबिनेट में शामिल कर लिए जाते हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं वो इतनी उसको कहेंगे कि स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपनी बात इस कार्यपालिका से मनवा सकें। अगला है जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो भारत में कार्यपालिका की पहल पर एक चेंज हुआ है संविधान संशोधन में, व्यवस्थापिका के सदस्यों के किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक की जानकारी प्राप्त करने का जो अधिकार था व्यवस्थापिका को, वो व्यवस्थापिका के सदस्य मतलब कार्यपालिका से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव ला सकते थे, किंतु अब इसमें संशोधन कर दिया है। अब ये जांच आयोग संशोधन अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका ने ये अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। वो चाहे तो किसी जांच आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करेगी और चाहे तो उसे रोक सकेगी। कार्यपालिका के इस कार्य के कारण संसद सदस्यों के जो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार था वो एक निर्णायक सीमा तक सीमित हो गया है, और इसे हम व्यवस्थापिका के पतन की पराकाष्ठा भी मान सकते हैं। इस प्रकार मैंने व्यवस्थापिका के महत्व में कमी के क्यों होती जा रही है उसके कुछ कारणों की यहाँ पे चर्चा की है, लेकिन इन उपयुक्त कारणों की चर्चा से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। आज भी व्यवस्थापिकाएं एक ऐसा मंच है जहां जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक, समाजीकरण और जन शिक्षा की एक सशक्त माध्यम है। व्यवस्थापिकाएं राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जरूर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की तुलना में बढ़ती जा रही हैं, किंतु आज भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार रखती है। आज भी व्यवस्थापिकाएं राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाएं एकता का केंद्र है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, जनता की शिकायतों को प्रस्तुत करने का एक मंच है और समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने की भूमिका निर्वाह करने वाला एक अभिकरण है। अब हम व्यवस्थापिका टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।